फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। ये वीडियोस आपकी उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सभी हिंदी माध्यम बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन हैं, उन सभी को कवर कर कर बनाई जा रही हैं। इसलिए चैनल के साथ लगातार बने रहिए, हर वीडियो को देखिए। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के, और तब इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें क्या दर्शाना है कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। तो आकृति नहीं दी है क्वेश्चन में, आपको आकृति खुद बनानी पड़ेगी। तो हमने ABCD एक समलंब बना लिया। इसके जो AB वाली लाइन है वो DC वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और इसके जो विकर्ण हैं यानी कोनों को मिलाने वाली रेखाएं वो परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें से क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक रचना कर रहे हैं। सामने प्रतिच्छेद बिंदु O से AD पर लंब OE बनाया, ठीक है। ये रचना है हमारी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल लिखेंगे हम कि EO पैरेलल है AB के, ठीक है, और AB पैरेलल है DC के, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमारी EO पैरेलल हो जाएगी DC के, ठीक है। यहां से हमें ये मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं हम कि EO वाली लाइन पैरेलल हो गई AB वाली लाइन के, और AB पैरेलल हो गई DC वाली लाइन के। मींस AB, EO और DC वाली जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या हो गई, सब पैरेलल यानी समांतर हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ADC व त्रिभुज OAB ले लीजिए। ADC व त्रिभुज OAB ले लीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि AE बट्टे ED। यहां हम किस तरीके से लिख रहे हैं, हम इसके जो आपकी जो पैरेलल लाइन थ्योरम है, जो मध्य बिंदु आपकी थ्योरम से, उससे लिख रहे हैं कि AE बट्टे ED बराबर होगी AO बट्टे OC के, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ये प्रतिच्छेद मध्य बिंदु से कर रही है, मध्य बिंदु से सामने की ओर लंब डाला है। तो हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर क्या मिल गया, हमें AE बट्टे ED बट्टे बराबर AO बट्टे OC, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरी ओर क्या करेंगे हम, AE बट्टे ED। अभी हमने AE बट्टे ED ही किया था। अब हम यहां से देखेंगे कि हम AO को किस तरीके से लिख सकते हैं। हम AO वाली लाइन को BO भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रतिच्छेद हो रही हैं रेखाएं और AB हमारी पैरेलल है, तो वो थ्योरम यही तो बोलती है। तो हम यहाँ पर AO को क्या लिख देंगे, BO। और हम दूसरा हमने क्या लिखा था, OC। तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए OC बड़ा वाला हिस्सा बड़े वाले हिस्से के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से OC को हम DO लिख सकते हैं, DO। तो यहाँ से समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से हम ये देख रहे हैं कि AE बट्टे ED का मान AO बट्टे OC भी है, और AE बट्टे ED का मान BO बट्टे DO भी है। तो हम यहाँ से समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, हम इसकी राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। AO बट्टे OC बराबर BO बट्टे DO, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी OC का स्थान बदल लीजिए। OC को BO की जगह और BO को OC की जगह ले जाइए। तो AO बट्टे BO, BO को हम OB भी लिख सकते हैं, तो हमने OB लिख दिया। और दूसरा हमारा OC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CO भी लिख सकते हैं बट्टे DO। देखिए आपका जो आपको सिद्ध करना था वो सेम आपका आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन वो हमसे बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात लिखिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, एक बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं
जिससे एक लाइन बन रही थी 4, -3 और 8, 5 से एक रेखा को एक बिंदु क्या हो रहा है कट करते हुए उस बिंदु से कोई लाइन जा रही है, उसके हमें निर्देशांक x, y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये जो रेखा है, ये जो इस वाली रेखा को जो हमारी, इसको हम नाम दे देते हैं AB वाली लाइन। तो AB वाली लाइन को सपोज P लाइन किसी अनुपात में विभाजित कर देती है, वो अनुपात दिया है 3:1। तो हमें अनुपात दिया है, हमें क्या निकालने हैं, इसके निर्देशांक निकालने हैं, यानी x, y की वैल्यू निकालनी है। तो लिख देते हैं इसमें विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अच्छा, आंतरिक रूप से जो किसी रेखा को कोई दूसरी रेखा जब काटती हुई जाती है, जब प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, तो उसके निर्देशांक आंतरिक वाला सूत्र क्या होता है हमारे पास वो सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा सेम m1 प्लस y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमने सूत्र लिखा है। मान हमारे पास कहाँ से आएंगे, देखिए दिया है यहाँ से, सब चीजें दी हैं उसने क्वेश्चन में। m1 का मान 3 है, m1 और m2 इसके अनुपात होते हैं जो उसने बोला है 3:1, और m2 का मान हमारे पास 1 है। x1 और x2 यहाँ से मिलेंगे हमें, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 हमारा इसकी पहला पॉइंट यानी 8, y1 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, सभी मान हम सूत्र में रख देंगे, सभी मान सूत्र में रखने पर सभी मान जब हम सूत्र में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। देखिए यहां से हमारे पास m1 इंटू x2 है, तो m1 का मान 3 और x2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 4 बट्टे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। और दूसरा हमारे पास क्या है m1 इंटू y2, तो m1 का मान 3, y2 का मान 5 प्लस m2 यानी कि 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -3 बट्टे 3 प्लस 1। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट ही चाहिए, कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेंगे आराम से। 8 × 24 प्लस 4 बट्टे 4 कॉमा 15 -3 बट्टे 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 28/4 कॉमा 12/4 28। तो 7 और 4 × 12 3। तो आपके वो निर्देशांक क्या आ गए इस बिंदु के 7,3 हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग की तस्वीर वाला ही पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है, लाल रंग के पत्ते के आने, हमें प्रायिकता निकालनी है रेड वाले कार्ड की। तो लिख लेते हैं कुल लाल पत्ते बट्टे कुल कार्ड, यही हम ऐसे ही निकालते हैं प्रायिकता हम। तो टोटल 6 रेड वाले और हमारे गड्डी कितने की है 52 की, तो हमारे यहाँ से कितना आ गया 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12। तो हमारा 3/26 इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे में कुल सम संख्याएं, देखिए पासे में कुल कितनी संख्याएं होती हैं 6 होती हैं, उसमें से टोटल हमारी सम संख्याएं कितनी होती हैं, पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, यानी टोटल कितनी संख्याएं होती हैं 3। हमें प्रायिकता निकालनी है सम संख्या आने की, तो प्रायिकता निकाल देते हैं। p हमें इवन के लिए निकालना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल होते हैं नंबर 6, सम संख्याएं हैं 3, तो 3/6 यानी 1/2 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बार बार रिपीट होने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है मीटर। तो सबसे पहले इसका कर्ण बना लेते हैं, त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC। माना उसका जो आधार है क्योंकि उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले हमें आधार पता होना चाहिए। तो माना आधार x
तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी, x माइनस 7। ठीक है, अब करते हैं इसकी डिटेल लिख लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण, कर्ण हमारा AC है, तो AC की वैल्यू दे रखी है उसने 313 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार मान लेते हैं, आधार हमारा क्या है BC, तो BC हमने क्या माना है x सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई AB है, AB की वैल्यू कितनी है x माइनस 7। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा AC, वर्ग कर देते हैं, आधार क्या है BC, इसका भी वर्ग कर देते हैं, प्लस लंब यानी ऊंचाई AB का वर्ग। मान रख दीजिए इन सभी के, AC का मान हमारा 13 था तो 13 का स्क्वायर हो गया, BC का मान हमारा x था तो स्क्वायर हो गया, AB का मान हमारा x माइनस 7 है, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, तो ये x स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना हो गया 14x, और यहाँ से कितना आ गया प्लस का 49, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 169 माइनस 49 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ 14x, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखिए सभी दो के गुणज है, तो पूरे समीकरण में आप क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, हम 2 से भाग कब करते हैं या किसी भी नंबर से भाग कब करते हैं, जब पूरी इक्वेशन हमारी एक ही तरीके के नंबर से भाग हो रही हो। तो यहाँ से हमने जब 2 से भाग करा तो x स्क्वायर मिल गया, यहाँ मिल गया 7x और यहाँ मिल गया हमारा 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे हम लोग, गुणनखंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, x में से प्लस कर दूंगा 5x, तो 12 5 माइनस प्लस माइनस होता है तो 7x आ जाएगा। अच्छा, दूसरा 12 पंजे 60 होता है, यानी कि गुणनफल भी बराबर आ गया हमारा जो हमें लाना था। अब इनमें क्या करते हैं, इन्हें पेयर बना लीजिए, पेयर बनाने के टाइम पे फिर इनमें कॉमन ले लीजिए चीज़ों को, और प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 और यहाँ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, और यहाँ x माइनस 12 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। लंबाई हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तब हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, x बराबर 12, तो हमारा आधार 12 सेंटीमीटर का हो गया, ये क्या हो गया हमारा आधार, और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हमारी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर हो गई। तो हमने यहाँ से ये क्वेश्चंस को हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से किया है। बेसिक्स वाले आपके बिल्कुल क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आपके थिंकिंग बेस्ड, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो वहीं से उसी तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दी है और वो क्या बोल रहा है कि y का मान ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है हमारी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें PQ निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम PQ का मान निकाल देंगे और उसने हमें PQ का रिजल्ट कितना दिया है, 10 दिया है। तो पहले ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा
y2, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है हमारा y ही है, और माइनस y1 कितना है हमारा माइनस का 3, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ से रूट लग जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार देखते हैं उसने क्या बोला है। प्रश्नानुसार उसने बोला था कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है यानी कि पी क्यू किसके बराबर है 10 के बराबर, यानी 10 मात्रक उसका मान है। तो चलिए रख देते हैं इसको, जो हमारे पी क्यू का मान आ रहा है उसको 10 के बराबर में रख देंगे, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब हमें इसका रूट हटाना है। इसका रूट किस तरीके से हटा सकते हैं हम, क्योंकि वर्ग हो जाए तो दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करने पर जब हम इधर का वर्ग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इधर का वर्ग कितना आ जाएगा 100, इसके स्क्वायर से इसका रूट पूरा कट जाएगा। अब इसमें क्या बचा हमारा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हमारे दूरी सूत्र की वजह से आया है, और यहाँ पर कितना हो गया 100। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए सूत्र लगा दीजिए और 64 को उधर की साइड में ले जाइए, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू कितना बचेगा उधर 36। अब दोबारा से 36 को इधर लेकर आ जाइए आप, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड की तरफ को बढ़ रहे हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, देखिए 36 में से 9 चला जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास कितना बचेगा 27। तो यहाँ पर 27 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 36 बड़ा था। अब इसके कर लीजिए फैक्टर किस तरीके से करेंगे, हमें 27 लाना है गुणा करके, और प्लस करके, और या सॉल्व करके क्या बोल सकते हैं उसको हम, तो कितना लाना है 6 लाना है। तो करते हैं इसको लिख लीजिए आप, y प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 3 27, 9 में से 3 गया प्लस 6 बचेगा, तो y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ माइनस भी कॉमन और 3 भी कॉमन, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 एंड y प्लस 9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y के दो मान आ जाएंगे, y माइनस 3 से हमारे पास कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू माइनस 9। तो दोनों ही मान हम ले सकते हैं क्योंकि उसने हमें सिर्फ निर्देशांक निकालने के लिए बोला है, y का मान निर्देशांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि a 2,3, b 4, k और c 6, -3 संरेख हैं। तो संरेख के लिए हम क्या करते हैं, संरेख वाले केस में आप देखेंगे संरेख हैं ए बी सी के मान हमारे पास हैं, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, यदि तीनों बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, सूत्र होता है हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा, क्योंकि संरेख वाली कंडीशन है। अच्छा, 1/2 मान रख दीजिए, यहाँ से हमारे पास यहाँ पर लिख लेंगे हम पहले से ही x1 y1 x2 y2 और x3 y3। यहाँ से सारे मान आ चुके हैं। अब सीधे आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2k प्लस 3 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी होगा, और 4 -3 प्लस 6 3 माइनस k, और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 2k प्लस 2 3 6 प्लस माइनस आ जाएगा 4 3 3 6 हो गया माइनस का, और 6 चौक 24, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा
6 तियाँ 18 और -6 के ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से 1/2, देखिए 2k और -6 के -4 के हो जाता है, +6 और -24 -18 और +18 0, ठीक है। तो यहाँ से कट गया है, यहाँ पर 0, यहाँ से हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं और हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से -2k बराबर 0, k बराबर 0/-2, यानी कि k का मान कितना आ गया हमारा 0। तो k का मान हमारा यहाँ से 0 आ गया, कि यानी k का मान हम उसने जो हमें ज्ञात करने के लिए बोला था वो कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि यदि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपी से मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है और अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर का है, अर्धगोले का व्यास। तो देखेंगे आप अर्धगोले का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो बेलन तो उस पर रखा हुआ है, तो बेलन भी फिट आ रहा है उस पर, यानी बेलन ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, तो बेलन भी हमारा कितने व्यास का होगा 14 सेंटीमीटर व्यास का ही होगा। अच्छा, इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक यानी खोखला है और टोटल बर्तन का निकालना है। तो हम कैसे आएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे आएगी, देखिए टोटल ऊंचाई आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, 13 में ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड हुआ जो इसके अर्धगोले वाला पार्ट है। तो अर्धगोले में जो त्रिज्या इसकी साइडों में होगी वही नीचे की ओर होगी और उतना ही बर्तन नीचे की ओर बड़ा होगा। तो 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 हुई, यानी बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, बेलन की ऊंचाई निकलेगी हमारी, अगर मैं टोटल ऊंचाई में से नीचे वाला गोला हटा दूं तो बेलनाकार भाग बचेगा। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकलेगी दिखते हैं पहले। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई टोटल ऊंचाई में से गोले की त्रिज्या को आप हटा दीजिए तो गोले की त्रिज्या कितनी बनेगी 7, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी बन गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आपको 7 पता है क्योंकि 14 व्यास है तो त्रिज्या 7 होगी। अच्छा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन या हम बर्तन का निकालकर दोनों के फॉर्मूले लेकर साथ साथ भी चल सकते हैं। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या कैसे होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारे पास सूत्र होता है, क्या है वो सूत्र, 2πr/h, ठीक है। और अर्धगोले में 2πr²। यहां से आप 2π दोनों से कॉमन ले सकते हैं, दोनों का r समान है तो r भी कॉमन ले सकते हैं, आपके पास h प्लस r बचा। तो यहां से आप वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r यानी 7 और h हमारा ऊंचाई बेलनाकार भाग की रखनी है तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 6 प्लस r की वैल्यू 7। इस 7 से ये 7 कट कर दीजिए, यहाँ पे 44 आया और 6 7 13। तो आपका जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें लॉजिक समझना है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन को लॉजिकल सॉल्व कर अपने दिमाग में उस चीज़ों को समझना है कि उसने क्या दिया है क्या पूछा है, और हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो हमें क्या निकालना, भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो भवन हमने ए बी माना है, मीनार DC माना है। डिटेल लिख लेते हैं सबसे पहले इसमें, माना DC एक मीनार है, DC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर 50 मीटर और AB एक भवन है। तो AB एक भवन लिख दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, देखिए 50 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसका आधार पता चल जाएगा तो मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD में हम क्या ले लेंगे, DC/BC, DC/BC
BC ले लेंगे, मीनार हमारी बिल्कुल सीधी होगी। और यहाँ से उसने एक चीज हमें और बोल रखी है कि भवन के पद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, भवन के पद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमने DC बट्टे BC ले लिया और ये हमारा लंब बट्टा आधार बना। लंब बट्टा आधार होता है हमारा tan थीटा और थीटा की जगह पे उसने क्या दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। DC का मान हमारे पास 50 है, BC हमें पता करना है और tan 60 कितना होता है हमारा √3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, यानी BC को आप √3 की जगह पर ले जाइए और √3 को आप BC की जगह पर ले आइए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 50/√3 इज इक्वल टू BC। ठीक है, यहाँ से हमारे पास BC का मान आ गया। अब आप त्रिभुज ABC में सेम चीज आप यहाँ से भी वही करना है आपको कि AB/BC बराबर tan, ये भी आपका लंबट्टा आधार हुआ तो यहाँ से आपका tan 30 डिग्री दिया है। AB की वैल्यू आपको H निकालनी है, BC की वैल्यू आपकी 50/√3 है और यहाँ से आपकी tan 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/√3। और यहाँ से आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका H√3/50 इज इक्वल टू √3 यानी 1/√3। अब आप H इज इक्वल टू देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 50 ऊपर गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ √3 गुणा √3 नीचे आ गया, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 मीटर। आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। तो आज हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ये आपके सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर उस वीडियो को देखकर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। नए क्वेश्चंस में आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस, अनसॉल्व के क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। साइंस की सीरीज भी आपके साथ साथ चल रही है तो आप उसको भी जाकर देखिए।